हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुमान गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है कॉमर्स स्फेयर, जहां पर हम अकाउंट्स और कॉमर्स से जुड़ी नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। उसमें भी मैंने 6 कंसेप्ट्स को क्लियर किया हुआ था। आज जितने रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं, तो प्लीज बिना स्किप करे सारी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, अदरवाइज आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा टर्म जो क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं क्लियर कर दूंगा वहां पे। आपको समझ में आ गया? शुरू करें। आज जो हम लोग पहला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी हमारी रेवेन्यू है, जितनी भी हमारी सेल है, उस सेल को करने में, उस रेवेन्यू को अचीव करने में हमने कितनी कॉस्ट इनकर करी, इसका मैचिंग करना ही मैचिंग कंसेप्ट है। मतलब मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक, एक साल तक जितनी भी हमने रेवेन्यू जनरेट करी है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में हमने कितनी कॉस्ट इनकर करी है, कितनी लागत उसमें लगाई है, इसका ही मैचिंग करना ही मैचिंग कंसेप्ट है। समझ में आ गया? एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए मेरी एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, जिसमें मैं 100 पेन खरीद के लाया, 100 पेन खरीद के लाया एट द रेट ऑफ 10 ईच। समझ में आया? ये कितने का हो गया? 1000 रुपए का। 100 पेन खरीद के लाया, 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का हो गया, जिसमें से मैंने 50 पेन्स को सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 15 ईच। समझ में आया? जिसमें से मैंने 50 पेन बेच दिए तो वैल्यू आ गई 750। समझ में आया? अब इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने लगाए थे 1000 रुपए, मुझे रेवेन्यू वापस कितना मिला? ओनली 750। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा 250 का लॉस हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में, उस रेवेन्यू को अचीव करने में आपने कितनी कॉस्ट इनकर करी। भाई मैंने ये जो 50 पेन बेचे हैं, ठीक है, मैंने ये जो 50 पेन खरीदे हैं, सॉरी बेचे हैं, ये 10 रुपए के हिसाब से खरीदे थे ना कि 15 रुपए में तो बेचे हैं। 50 पेन अगर 10 रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे तो 500 ही तो हुए। कॉस्ट हमारी कितनी इनकर हुई थी? 500 इनकर हुई थी। अगर मैं इसमें से 500 लेस कर देता हूं, ठीक है, 500 माइनस कर देता हूं, तो ये जो 250 आ गया, ये क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट आ गया। मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि जितनी भी कॉस्ट हमने इनकर करी है अपनी रेवेन्यू को जनरेट करने में, उसको मैच कराना एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। समझ में आ गया? अगर मैचिंग कंसेप्ट ना होता तो हम कुछ भी उल्टा सीधा करके अपनी अकाउंटिंग में 250 रुपए का लॉस दिखा देते। समझ में आया? एक एडवांटेज ये भी है मैचिंग कंसेप्ट का, इससे प्रॉफिट का एक्चुअल डिटर्मिनेशन होता है, एक्यूरेट प्रॉफिट समझ निकल के आता है हमारी अकाउंटिंग में। तो हमारी पक्की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन है, इसका भी पता चलता है। अच्छे से क्लियर हो गया मैचिंग कंसेप्ट। सेकेंड कंसेप्ट है वेरिफिएबल कंसेप्ट। वेरिफिएबल कंसेप्ट या वेरीफाइएबल कंसेप्ट बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। वेरीफाइएबल कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और जितने भी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड के लिए हमारे पास उस ट्रांजैक्शंस के सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। क्या समझ में आया? समझिए, बिजनेस के अंदर जो हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शंस के सपोर्ट में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर हम ऑडिट करा रहे हैं, अभी ऑडिट टर्म में क्लियर कर दे रहा हूं, अगर इन फ्यूचर में अपने फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम ऑडिट करा रहे हैं और ऑडिटर कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शन गलत है, ये आपने कैसे दिखा दिया, ये एक एरर है, तो आपके पास प्रूफ तो रहता है कि हां आप बता सको ऑडिटर को कि भाई ये ट्रांजैक्शन एकदम सही रिकॉर्ड हुआ है। आपके पास एविडेंस होता है, जैसे आपने परचेज किया किसी से, ठीक है, तो आपके पास कुछ बिल्स होंगे, कुछ रिसिप्ट्स होंगी, कुछ सेल किया,
कुछ सेल किया तो कुछ आपके पास रिसिप्ट होगी, कुछ आपने सेल करते समय रिकॉर्ड करी होगी, कितने का किया, कितने का हमारे पास से गुड्स गया, कुछ तो रिकॉर्ड होगा। तो वेरिफाइएबल कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर जितने भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस के सपोर्ट में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज अ प्रूफ होना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कोई क्लेम करता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कि आपने ये गलती करी है तो हम उसको एज अ प्रूफ शो करा दें। अब ऑडिट समझ लो। ऑडिट एक तरीके का इंस्पेक्शन होता है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड के समय किया जाता है। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में किया जाता है, फरवरी की लास्ट में या मार्च की शुरुआत से किया जाता है। इसमें आउटसाइड पार्टी आती है, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आउटसाइड पार्टी आकर हमारे अकाउंट्स का, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करती है कि हमने किसी तरह का कोई घपला तो नहीं किया है, हमने कहीं पे टैक्स की चोरी तो नहीं की है। यही होता है ऑडिट। कभी कभार इसको इंटरनल मैनेजमेंट के भी कुछ हायर लेवल के एम्प्लॉयज, टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी अपने से कर लेते हैं कि बाहर वाला आके चेक करे, इससे पहले हम चेक कर लें कि हमने कोई घपला या कोई अकाउंटिंग ऐसी हमने तो नहीं मेंटेन कर दी है जिससे हमारे टैक्स पे या प्रॉफिट पे या किसी तरह से कुछ एरर्स जनरेट हो। समझ में आ गया? यही होता है ऑडिट, जब एक आउटसाइड पार्टी आकर हमारे अकाउंटिंग को, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करती है, उसी प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग। जो ऑडिट करता है उसको कहते हैं ऑडिटर। क्लियर है अच्छे से? फिर है एक्रूवल कंसेप्ट। थर्ड है एक्रूवल कंसेप्ट। एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी हमारी रेवेन्यू और जितने भी एक्सपेंसेस जिस ईयर में हो रहे हैं, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो, उसको उसी साल रिकॉर्ड किया जाए। एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर अगर हमारी रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश हो या कैश में ना हो, क्रेडिट हो, लेकिन उनको उसी साल रिकॉर्ड किया जाए। एक एग्जांपल से समझिए, मैं यहां पे 3 इयर्स ले रहा हूं, ठीक है, 2001, 2002 और 2003, ठीक है, मैंने यहां पे 3 इयर्स लिए। जैसे मान लीजिए आपने 2001 में मिस्टर ए को 4,000 रुपए के गुड्स जो है वो क्रेडिट पे बेचे थे। 4,000 रुपए के गुड्स आपने क्रेडिट पे सेल किए थे। अब ऐसा है, जैसे मान लीजिए हो सकता है दिसंबर में या आपने फरवरी में गुड्स सेल करे हो, ठीक है, तो अब मार्च में तो आपकी अकाउंटिंग क्लोज हो जाएगी। अब ये 4,000 के गुड्स आपने क्रेडिट किए मिस्टर ए को, मिस्टर ए इस 4,000 का पेमेंट आपको 2002 में करने आ रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए आपके अप्रैल में, मई में आए और इस 4,000 का पेमेंट आपको कर दिया। तो क्या आप इस 4,000 रुपए को 2001 में दिखाओगे या 2002 में दिखाओगे? 2001 में दिखाओगे, क्योंकि एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि जिस ईयर में रेवेन्यू या एक्सपेंस हुआ है हम उसी ईयर में दिखाएंगे, ठीक है। 2001 में ऑलरेडी हमने एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से इसको क्रेडिट सेल दिखा दी थी। क्लियर हो गया अच्छे से? अब इसी तरह मान लो एक और पर्सन है, मिस्टर बी है, इनको आपने 5,000 का सामान 2002 में क्रेडिट पे बेचा, ठीक है, 2002 में आपने 5,000 का सामान क्रेडिट पे बेचा। तो अब इसको कहां दिखाओगे? 2002 में ही दिखाओगे, ठीक है। भले इसका पेमेंट 2003 में मिलेगा आपको, ठीक है। अगर कैश रिसीव हो गया तो सिंपल है, ठीक है। अगर इनकेस क्रेडिट किया है, भले इसका पेमेंट आपको अगले साल रिसीव हो, लेकिन आप दिखाओगे किसमें? प्रेजेंट ईयर में, जिस ईयर में आपने वो ट्रांजैक्शन, वो एंट्री की है, वो रेवेन्यू या एक्सपेंस किया है, चाहे वो कैश किया हो या क्रेडिट किया हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जिस साल में हुआ है उसी साल में हम दिखाएंगे। तो ये जो 5,000 है क्रेडिट सेल हम लोग 2002 की अकाउंटिंग जब मेंटेन करेंगे तभी दिखाएंगे। यही कहता है एक्रूवल कंसेप्ट। समझ में आ गया अच्छे से? फोर्थ है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जब हमें कोई ऑर्डर रिसीव होता है तब हम उसको अपनी रेवेन्यू ना मानकर, जब हम उसका सेल, जब अपने प्रोडक्ट की जो भी ऑर्डर रिसीव हुआ है उसकी डिलीवरी कर देते हैं, तब उसको एज अ रेवेन्यू माने। समझ में आया? जैसे मान लीजिए हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है, ऑर्डर रिसीव हो गया, उसने हमको एडवांस भी पेमेंट कर दिया, तो क्या हम अपनी अकाउंटिंग में तब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे? तब नहीं रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तब क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है ऐसी कंडीशंस आ जाए, हमारा प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए और हम उसको माल ना पहुंचा पाए टाइम से, तो ये हमारी फॉल्ट हो गई। तो इन केस में हो सकता है वो हमसे एडवांस वापस ले ले सामने वाली आउटसाइड पार्टी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है जब तक पूरी सेल कंप्लीट नहीं हो जाती है, पैसा मिले या ना मिले इससे नहीं मतलब है, जब तक हम उसको माल डिलीवर नहीं कर देते हैं तब तक हम उसको एज अ रेवेन्यू नहीं मानेंगे। एक तो हो गया एडवांस पेमेंट का एग्जांपल। इसको एक और नजरिए से देखें, अगर मान लीजिए हमने सामान पहले ही किसी को डिलीवर कर दिया, किसी ने ऑर्डर दिया 1 लाख रुपए का सामान भैया हमको चाहिए, हमने उसको पहले ही डिलीवर कर दिया, ठीक है, ये लो भैया हमारे पास रेडी है, हमने उनको दे दिया, ठीक है। अब हम उसको अपनी सेल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है वो अब लायबल है हमें पे करने के लिए। 1 लाख का माल हमने डिलीवर कर दिया, अपनी तरफ से हमने पूरी जो एक प्रोसेस होती है अपनी तरफ से हमने एक तरीके से कह दो कि पूरी प्रोसेस कर दी, माल हमने डिलीवर कर दिया, हमारी तरफ से जिम्मेदारी खत्म। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमको आप पैसा दो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सामने वाली पार्टी नहीं पैसा दे रही है तो हम उसके ऊपर केस करने के लिए राइट है हमारे पास केस करने का, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। यही कहता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कि जब हम ऑर्डर रिसीव करें तब उसको अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, जब हम उसको डिलीवर कर देते हैं, जब सेल कंप्लीट हो जाती है तब उसको अपना रेवेन्यू मानते हैं। समझ में आ गया? और अगर इनकेस हमने पहले से माल डिलीवर कर दिया है तो हम उसको अपनी रेवेन्यू मान लेंगे, चाहे पैसा मिला हो और चाहे ना मिला हो। क्लियर है अच्छे से? फिफ्थ कंसेप्ट है एंड लास्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट किसी बुक में, किसी बोर्ड की पब्लिकेशन की बुक में इसको एज अ मटेरियलिटी प्रिंसिपल भी लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग में हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें जिनका वाकई कुछ इंपॉर्टेंस हो, जिनकी वाकई कुछ मटेरियलिटी हो, जिनमें वाकई कुछ मटेरियल हो। समझ में आया? मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिनके रिकॉर्ड करने या ना करने पर हमारे अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ तगड़ा इंपैक्ट पड़ता हो। समझ में आया? इसको एक तरीके से मटेरियलिटी, यहां पे मीनिंग आता है इंपॉर्टेंस, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो वाकई इंपॉर्टेंट हैं, जिनको रिकॉर्ड करने पर या ना करने पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस या अकाउंटिंग में कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ तगड़ा एरर आएगा, ठीक है। यही होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी है, ठीक है। अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी में 1 करोड़ का कोई ऐसा एक्सपेंस हो जाए रैंडम, ठीक है, 1 करोड़ का, मतलब बार बार नहीं हो रहा है, 1 करोड़ का कोई ऐसा रैंडम एक्सपेंस हो जाए, ठीक है। तो अनिल अंबानी क्या उस 1 करोड़ रुपए को एक पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टोटल प्रॉफिट ही 500 करोड़ है, तो उनके लिए 1 करोड़ ठीक है भाई, इसमें एडजस्ट कर देंगे हम, उसको एक पर्टिकुलर, उसको इतना इंपॉर्टेंस हेड बनाकर नहीं रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि उनके लिए ये इममटेरियल है, ये एक मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह पर एक शॉपकीपर है जिसका प्रॉफिट महीने का 20,000 रुपए है, ठीक है, और उसका 5,000 रुपए का रैंडम कोई एक्सपेंस हो जाए, ठीक है, तो वो क्या है? वो उसके लिए एक मटेरियल है कि अब उसका प्रॉफिट एक तरीके से कह सकते हैं कि 25% से कम हो जाएगा। 20,000 में 5,000 तो उसका एक रैंडम एक्सपेंस में चला जाएगा, तो अब उसका प्रॉफिट जो है वो 25% से कम हो जाएगा। तो ये क्या है? ये उसके लिए एक मटेरियल है, तो वो इसको अकाउंटिंग में पर्टिकुलर हेड बनाकर रिकॉर्ड करेगा। यही कहता है मटेरियलिटी कंसेप्ट की अकाउंटिंग के अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें जिनका कुछ वाकई मटेरियल है, जिनके रिकॉर्ड करने ना करने पर हमारे अकाउंटिंग पे कुछ वाकई प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गए ये पांचों कंसेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।